लगता था कि अब नॉर्मैलिटी इसलिए होती है क्योंकि या तो आपको कोई अपने बारे में बुरा सोचना या अपने से रिलेटेड चीजों के बारे में बुरा सोचना इज नॉट अ डिसऑर्डर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। माय नेम इज अर्शिया। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। हम क्लास 12 का चैप्टर 4 आज पिकअप करेंगे। So, class 12 chapter 4 is psychological disorders. So, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में what all topics are we going to cover. इस चैप्टर में we are going to see the introduction to psychological disorders, abnormality का concept क्या है and what is it that is involved in abnormality, historical background क्या है abnormality का, classification कैसे करते हैं हम psychological disorders की, फैक्टर्स कौन से अंडरलाई करते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के साथ, और मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फॉर टुडे. Before we begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हम लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ऑफर करते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड ऑन आवर वेब पोर्टल, सो दैट आप कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. Our classes are taken by top faculties. हमारे पास आपको curated books and study material provide होता है. We also take mock test series and हम previous year questions भी practice करवाते हैं so that आपकी preparation अच्छे से हो जाए. हम round 2, that is your interview round, career guidance sessions, ये सब भी conduct करवाते हैं so that आप psychology की field में prepared रहें. These are some of our programs that target specific entrance exams. So for example, CUET UG के लिए हमारा आरंभ बैच है, लक्ष्य is for CUET PG, UGC नेट एंड गेट के लिए संकल्प है, सफलता is for clinical psychology related exams, एंड ये जो पर्टिकुलर बैच है दिस इज आवर आधार बैच जिसके अंदर हम एनसीईआरटी एंड सिसरेली का सिलेबस कवर करवाते हैं. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था. They studied with us and they successfully cracked their exams. So अगर आप भी अपने entrance exam successfully top करना चाहते हैं, so enroll with us, study with us. So now we are going to start with our class 12, chapter 4 from NCERT, which is psychological disorders. अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि why this chapter matters. ये chapter important क्यों है? हम कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई आर वी स्टडिंग इट. तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर है वो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और कौन सा बिहेवियर अब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, एंड व्हाई इज देयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू बिहेवियर्स. तो कब हमारा बिहेवियर अब नॉर्मल बनता है, ये चैप्टर हमें ये समझने में हेल्प करेगा. ये मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है. स्टडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डज नॉट मीन कि हम किसी को लेबल या स्टिग्मेटाइज करना चाहते हैं, नहीं. हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ और क्यों इट इज इम्पोर्टेंट कि सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस हो. नॉट बिकॉज हम उन लोगों को सिक्लूड कर सके, नो, because we can bring them into the limelight and we can give them the right treatment and we can give them the right conditions that are needed for their survival. फिर हमें ये समझना है कि जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, which many of us also want to become in the future, how they diagnose and classify disorders. Diagnosing and classifying disorders is very important. अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, they have a specific complaint, what disorder category are you going to put them under, या फिर आप कहाँ से symptoms मैच करोगे, इसकी नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इट इज द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड फील्ड्स जैसे कि क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जब आप समझ पाओगे तभी आप क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास लोग आएंगे दे विल प्रेजेंट सिम्टम्स एंड इनको समझना डिसऑर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कैटेगराइज करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर बिगिनिंग फॉर्मली विद द चैप्टर. सो नाउ सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन अ ब्रीफ. तो कुछ लेवल का स्ट्रेस, सैडनेस या वरिंग हर पर्सन को होती है. हमें एंजाइटी भी होती है एट वन लेवल कि
क्या पता हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, क्या पता हमारी बस तो नहीं छूट जाएगी, व्हाट इफ कल बारिश हो जाए, मेरी ड्रेस खराब हो जाए, थिंग्स लाइक दैट। ये जनरली स्ट्रेस्ड है, ये जनरल एंजाइटी है, जनरल सैडनेस है रिलेटेड टू थिंग्स। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि यही फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट हो जाती है, मतलब बार बार आने लग जाती हैं, हमेशा उसके माइंड में रहती हैं, इस लेवल तक रहती हैं कि वो अपना डे टू डे काम नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई पर्सन ये सोचता है यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा एग्जाम में, क्या मैं इनफ पढ़ रहा हूँ, बट फिर भी वो पर्सन अपना एफर्ट डाल के पढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड देयर इज वन पर्सन जो पढ़ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज पूरा टाइम उसको एंजाइटी हो रही है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको स्वेटिंग आ रही है, वो अपनी सीट से जब खड़ा होता है तो उसको पैनिक अटैक आने लग जाता है, तो इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। दैट फंक्शनैलिटी ऑफ स्टडिंग हैज बीन डिसेबल्ड। तो वहां पर ये एक डिसऑर्डर बनने लग जाता है। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, जो चीजें आप बार बार सोचते रहते हो कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। फीलिंग्स जो आप फील करते हो, यार आप मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रहा है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। एक्शंस, जब स्वेटिंग होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एनीथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल, जो डेविएंट है, नॉर्मल से अलग है, डिस्ट्रेसिंग है, आपको बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे हैं, और डिसफंक्शनल है। दीज आर नॉट नॉर्मल वे ऑफ योर फंक्शनिंग। आप अपने डे टू डे रूटीन से कुछ अलग करने लग गए हो, जो आपके रूटीन का पार्ट ही नहीं है, उसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। सो एनीथिंग that causes a shift from what you normally do would be a psychological disorder. सिर्फ अपने बारे में बुरा सोचना या अपने से रिलेटेड चीजों के बारे में बुरा सोचना इज नॉट अ डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर तब बनेगा जब ये सोसाइटी के नॉर्म से अलग है, या फिर ये आपको तंग कर रहा है, आपको कोई काम करने से रोक रहा है, आपको आपकी नॉर्मल लाइफ जीने से रोक रहा है। तब अब नॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो ये स्टडी करने की कोशिश करती है कि ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये जो बिहेवियर्स हैं जो आ रहे हैं डिसऑर्डर्स की वजह से, वो क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ दोज बिहेवियर, व्हाट आर देयर सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं, एंड उनको कैसे ट्रीट किया जाए। दैट इज व्हाट अबनॉर्मल साइकोलॉजी ट्राइज टू स्टडी। ये फोकस करती है हमारी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है, वी ट्रीट देम विद एम्पैथी एंड वी गाइड देम टुवर्ड्स द राइट ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ लेबलिंग या स्टिग्मेटाइजिंग देम। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ अबनॉर्मैलिटी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अबनॉर्मैलिटी कैन बी मेनी थिंग्स, ऐसा नहीं है कि हर केस के लिए मैं एक डेफिनेशन लगा सकूं, लेकिन कोई भी डेफिनेशन मैं पिक करूं उसके अंदर 4 Ds are common. Now what are the 4 Ds? We will do that in detail. First D is deviance. Deviance मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उससे अलग। Now if the society says कि हमें bow down करना है while greeting someone, but you are not bowing down, तो you are abnormal. You are doing something wrong according to the society. अब हमारी सोसाइटी में कोई भी जब हमारा कुछ फेस्टिवल्स होता है, जैसे हम कहते हैं नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाते, somebody who just goes and says, मैं तो खाता हूँ, हम तो उनको भी नॉर्मल कंसिडर नहीं करते हैं। सो थिंग्स लाइक दैट, जब आप बिल्कुल ही हट के चले जाते हो ना सोसाइटी से, कि जो सोसाइटी कह रही है आप उससे बिल्कुल कुछ अलग ही कर रहे हो, दैट इज डेवियंस। डिस्ट्रेस जो आपको या आपके आसपास वाले लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही है किसी बिहेवियर से, या आपके सामने वालों को दिक्कत आ रही है, आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, या उनको आपको कंट्रोल में रखना पड़ रहा है, दैट इज डिस्ट्रेस। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील बैड, एनी बिहेवियर दैट यू थिंक ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, या एनीथिंग दैट इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दैट कम्स अंडर डिस्ट्रेस। डिसफंक्शन, आपकी डेली फंक्शनिंग में जब कोई चीज इंटरफेयर करने लग जाती है, लेट्स जस्ट से आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, अब आपको डे टू डे वाली चीजें नहीं याद रह रही है कि मुझे इस टाइम यहाँ जाना है, या मेरी फाइल्स यहाँ पड़ी है, या मेरी चाबी यहाँ पड़ी है, वो डिसफंक्शन में चला जाता है। एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स फ्रॉम योर डे टू डे वर्क। लास्ट इज डेंजर, आपको या दूसरों को कोई खतरा आ रहा है आपसे, आपके सिम्टम्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप दूसरों को चोट पहुंचाने तक आ चुके हैं, या आप खुद को चोट पहुंचाने पर जा रहे हैं। That is known as danger, when you pose a danger to yourself and to others.
सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या है कि इन चारों में से या तो चारों की चारों होती हैं या एटलीस्ट 2 या 3 तो होती ही होती हैं। अब डेविएंस इट इज डिटेल में करते हैं। डेविएंस इज द बिहेवियर दैट डिविएट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड सोशल या कल्चरल नॉर्म्स। ये सारे लोग हैं, ये एक जैसा बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, बीच में एक पर्सन आता है, ये टोटली डिफरेंट। आपने ये चीज उसमें भी देखी होगी, इफ यू हैव सीन द मूवी एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स में जो रेड कलर का बर्ड था, विच वाज द मेन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो बिल्कुल अलग था बिकॉज वो घुल मिल के नहीं रहता था, वो हमेशा गुस्से में रहता था, उसके आईब्रोज बहुत बिग थी एंड वो अलग से उसने एक घर बनाया हुआ था। तो दैट इज डेविएंट, दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इज कल्चरली एक्सेप्टेड। जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, बट दे आर जस्ट वेरी डिफरेंट। जैसे कि अगर आप पब्लिक में खड़े हो और आप खुद से बात करने लगो, दैट इज सीन एज अनयूजुअल। सोसाइटी के लोग शायद आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज दे डोंट नो कि ये कोई डिसऑर्डर है या क्या है, व्हाई इज दैट सामने वाला पर्सन टॉकिंग टू देमसेल्फ। बट वो देखने में बहुत अलग लगता है बिकॉज नोबडी एल्स इज डूइंग इट। सो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफाइन करेगा कि अब नॉर्मल या नॉर्मल क्या है। बिकॉज वेन यू गो टू यूएस एंड देन वेन यू आर इन इंडिया, यहाँ पे इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो यहाँ नॉर्मल कंसिडर किया जाता है वो वहां नॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट? सो जैसे आपने अगर एक लैंग्वेज डिफरेंस भी, बैरियर भी यहाँ पे देखा हो, यूपी में एक बहुत ही ज्यादा टोन फॉलो होती है बात करने की, विच इज अ लिटिल रूड साउंडिंग। बट देन व्हेन यू गो अ लिटिल टू द उर्दू वाली साइड, वहां पे लैंग्वेज बहुत मीठी हो जाती है। सो यू नो, यूजिंग अ स्लैंग इन फ्रंट ऑफ समबडी फ्रॉम दैट सिटी इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। लेकिन आपकी सिटी में वो नॉर्मल होगा क्योंकि चलता है। तो हर जगह का कल्चर डिफाइन करता है कि क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है। सोसाइटीज के अक्रॉस भी वेरी करता है और टाइम पीरियड्स के अक्रॉस भी वेरी करता है। सो अभी अगर आपने देखा हो, विक्टोरियन एरा में ऐसे लंबे लंबे गाउन्स चलते थे कॉर्सेट्स के साथ। नाउ इफ समबडी इज वेयरिंग दैट लंबा सा गाउन विद अ कॉर्सेट विद अ फुल हैट एंड देन कमिंग टुवर्ड्स यू, आप उसको अब नॉर्मल कंसिडर कर लोगे क्योंकि अब तो हम नॉर्मली जीन्स एंड टॉप या पजामा एंड टी शर्ट में घूमते हैं। सो ड्रेसिंग सेंस से भी आप किसी को अब नॉर्मल कंसिडर कर लोगे ना। समबडी कम्स टू यू ड्रेस्ड अप एज अ कैट, बहुत वियर्ड लगेगा अनलेस इट इज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन या फिर अगर कोई हैलोवीन की पार्टी चल रही है। सो टाइम एंड सोसाइटी एंड उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट, ये सब कुछ डिफाइन करता है डेविएंस को। फिर आता है डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन। डिस्ट्रेस इज जब आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली चीजों के अंदर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप सैड हो रहे हो, आप एंशियस हो रहे हो उस प्रॉब्लम की वजह से। एंड डिसफंक्शन इज जब आप अपने नॉर्मल रोल्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, आपको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, आप स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हो, आप घर पे नहीं अपनी अटेंशन दे पा रहे, काम पे नहीं आपको मन कर रहा है काम करने का। तो ऐसी चीजें इज नोन एज डिसफंक्शन। तो आपको बार बार सैडनेस हो रही है, आप स्कूल में बैठते हो, आप स्कूल में इधर उधर देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया, मैं सैड हो रहा हूँ, मेरा मूड खराब है। या इफ राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, आई एम ट्राइंग टू टीच यू, और मैं सोचने लग जाऊँ यार मेरे साथ कल ये हुआ था एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट, तो दिस इज नोन एज डिसफंक्शन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कैरी ऑन माई ड्यूटीज। तो एनीथिंग जो आपकी ड्यूटीज में इन्वॉल्व कर रहा है खुद को और आपको नहीं करने दे रहा है, दैट इज डिसफंक्शन। डिस्ट्रेस इज इफ यू आर फीलिंग बैड, वो आपकी फीलिंग्स के बारे में ज्यादा है। फिर डेंजर एंड स्टिग्मा। डेंजर के अंदर अगर खुद को आप कर रहे हो तो सेल्फ हार्म, सुसाइडल थॉट्स, या आप खुद के टुवर्ड्स अग्रेसिव हो रहे हो। इन अदर केसेस सामने वाले के ऊपर आप वायलेंस का थ्रेट पोज कर रहे हो या आप अग्रेसिव होके कुछ एक्शन ले रहे हो, दीज थिंग्स आर नोन एज डेंजर। तो एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो डेंजरस हो जाता है वो, क्योंकि यू डोंट रियलाइज। अगर आपने स्किज़ोफ्रेनिया में देखा होगा, लोग आपस में समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाली चीज रियल है या नहीं है, वो अटैक करने लग जाते हैं। सो दैट इज देयर। फिर स्टिग्मा। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि अगर मैं हेल्प लेने के लिए जाऊंगा तो मेरे ऊपर एक स्टिग्मा लग जाएगा कि ये तो, लेट्स जस्ट से इन अ नॉट अ वर्ड दैट इज कॉमनली यूज्ड, बट ये तो पागल है। वी डोंट यूज दैट वर्ड, बट
स्टिग्मेटाइज ऐसे ही होते हैं इंडिया में, बहुत कॉमनली हम बोल देते हैं कि तू पागल है, तू ये है, बट एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट यूज दैट वर्ड, एंड अगर हम सामने वाले को भी ये वर्ड यूज करते हुए देखें तो हम उसको मना करें, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वर्ड। इससे क्या होता है कि लोगों को डर लगता है यार कि कहीं मुझे ऐसे ही ना लेबल कर दिया जाए, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए नहीं आते हैं। मेंटल इलनेस जो है हमें उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये तो ट्रीटेबल है, कोई बात नहीं, इट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसको बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज करके लेबल करके बहुत बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए, because that ways it will drive people away, they would not want to come. So now I would like to introduce you to two of our courses. First is the RM batch. RM batch जो है वो CUET UG 2026 को टारगेट कर रहा है। इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, हम मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस विल बी देयर एंड इंटरव्यू के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। The second batch is Lakshay, which is targeting CUET PG 2026. Again, live and digital classes, physical, digital study material दोनों provide होगा, mock test and previous year question papers for complete preparation, personalized doubt classes and interview के भी preparation होगी. So both of these batches इनकी classes start हो गई हैं. If you want to enroll, आप नीचे दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप या फिर वेब पोर्टल पर जाकर ये कोर्स परचेज भी कर सकते हैं. As the classes for these courses have started, enroll जल्दी से, don't miss it out and हमारे साथ study करना start कर दो. Now we're going to the historical background of abnormality and of psychological disorders. So earlier societies में क्या होता था कि उनको ये लगता था कि abnormality इसलिए होती है क्योंकि या तो आपको कोई evil spirit ने possess कर लिया है या फिर some supernatural phenomena has taken place, आपके ऊपर किसी का श्राप लग गया है या आपको समथिंग हैज हैपेंड, आपके अंदर कोई आत्मा चली गई है या समथिंग लाइक दैट, या कोई मैजिकल फोर्सेस है, कोई विच ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, समथिंग लाइक दैट. सो हर कल्चर में कोई एंशिएंट हीलर्स होते थे, शामन्स होते थे, या फिर अगर आपने कॉन्जरिंग देखी है तो जैसे वहां पे गोस्ट हंटर्स या गोस्ट बस्टर्स होते हैं. सो एक्सॉर्सिज्म होता था. अगर आपने ये जितनी भी मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न फिल्म्स हैं अबाउट सम लाइक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म्स जो होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा देयर विल बी अ प्रीस्ट विद अ साइन एंड दे विल डू द एक्सॉर्सिज्म, रिचुअल्स पूरे के पूरे फॉलो होते हैं. अगर आपने इधर की भी मूवीज देखी हो इन इंडिया, वी हैव सम स्पेसिफिक रिचुअल्स दैट आर फॉलोड, यू नो. मजाक में हम ऐसे वो चीजें कर देते कि एक लिस्ट होती है लंबी सी, किसी की कटी हुई पूंछ लेकर आओ, किसी का कुछ लेकर आओ, फिर उसका वो कुछ बनाते हैं पाउडर एंड दे पुट ऑन यू एंड एकदम से आत्मा चली जाती है. ये वाली चीज बहुत ही पहले अर्लियर सोसाइटीज में बिलीव करी जाती थी. तो झाड़ू फूकना, ये सब करना, नजर उतारना, ये सब बहुत चलता था. सो एट वन टाइम व्हाट हैपेंड इज कि कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर होता था, कोई भी चीज जो अलग लगती थी उसको ये इसी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर डाल देते थे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ग्रीक थिंकर्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, एवरीथिंग हैज अ कॉज, अ साइंटिफिक कॉज. सो हिपोक्रेट्स एंड गेलन, इन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी. इन्होंने बोला कि बॉडीली फ्लूइड्स हमारी अबनॉर्मैलिटी को इफेक्ट करते हैं. हिपोक्रेट्स की थ्योरी हमने एक क्लासेस में पहले भी कवर करी हुई है, जिसके अंदर वी हैड टॉक्ड अबाउट हाउ ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ये सब जो है, बाइल, फ्लेगम, दिस लीड्स टू अ स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप. वैसे ही अगर आप में बहुत इम्बैलेंस है इन फ्लूइड्स का, यू कुड ऑल्सो गेट लेड टू अबनॉर्मैलिटी. गेलन ने भी यही बोला था कि मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बॉडीली फ्लूइड्स का इधर उधर फर्क पड़ता है. दैट इज व्हाई मेंटल इलनेसेस कम अप, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम अप. फिर मिडिल एजेस में क्या हुआ, वापस हम उसी चीज के ऊपर आ गए कि रिलीजियस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही आ गई, वापस हम इस पे आ गए. ये बीच में इन्फ्लुएंस आया था बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर दैट लॉन्ग, वापस हम उस चीज पे आ गए. फिर उसके बाद हमारा आया एनलाइटनमेंट एंड रेनाइसेंस का पीरियड. एनलाइटनमेंट का मतलब ही यही होता है दैट वी गो टुवर्ड्स नॉलेज, हम एनलाइटेड होते हैं विद इंफॉर्मेशन.
इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब रिचुअल्स, एग्जॉर्सिज्म, ये सब नहीं करना है, दिस इज नॉट राइट, वी नीड ह्यूमेन ट्रीटमेंट, हमें उनको इज्जत से देखना है एंड हमें साइंटिफिक रीजंस देखने हैं कि अगर मेंटल इलनेसेस हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस एंड हाउ टू ट्रीट इट। तो अभी करंटली क्या व्यू चल रहा है कि अब नॉर्मल बिहेवियर जो होता है वो 3 चीजों के इंटरैक्शन से बनकर आता है। पहला है हमारा बायोलॉजिकल वाला मॉडल कि आपने जीन्स ऐसे इनहेरिट करे हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स के कोई फॉल्ट है, किसी वजह से आपकी बॉडी में कोई केमिकल्स का चेंज आ रहा है जिसकी वजह से आपका अबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। दूसरा इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर अब नॉर्मल हो रहा है। जैसे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप सही चीजें सोच नहीं रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड के बारे में, खुद के बारे में बहुत नेगेटिव हो गया है, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ऑल ऑफ दोज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लास्ट इज द सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स इज आप कैसे सोसाइटी में रहते हो, आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको अच्छी रिलेशनशिप्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, आप किस टाइप की फैमिली में हो, आर दे पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू, आर दे एक्सेप्टिंग यू, या फिर कैसा कल्चर है आपका, रूरल सेटिंग्स है, अर्बन सेटिंग्स है, व्हाट इज हैपनिंग विद। सो इन तीनों के इंटरैक्शन से आपका अब नॉर्मल बिहेवियर बनता है। दिस इज द करंट मॉडल दैट हैज बीन सपोर्टेड। सो इंटीग्रेटेड मॉडल बेसिकली कहते हैं कि एक कॉज नहीं है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल फैक्टर में जीन आया गलत तो चलो मेंटल डिसऑर्डर होगा या अब नॉर्मल बिहेवियर कंडक्ट करेगा पर्सन। नहीं, आपको इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए है टू एक्सप्रेस अ मेंटल इलनेस। अब हम इस क्लास के लिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 Ds यूज्ड टू डिफाइन अबनॉर्मैलिटी। हमने किया था सबसे पहले अवे फ्रॉम सोसाइटी वाज डेवियंस, फिर हमने किया था खुद को तंग हो रहे हो तो डिस्ट्रेस, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तो डिसफंक्शन, एंड लास्ट क्या था, ये तो है, ये नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया है। बट व्हाट वाज द लास्ट वन? समथिंग दैट पोजेस अ डैश टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स व्हिच इज थ्रेट, आल्सो नोन एज डेंजर। तो डिटर्मिनिज्म इज नॉट द राइट आंसर। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि एवरी थिंग इन द एनवायरमेंट, every phenomena in the environment has a cause and an effect. ठीक है। Next is the belief that abnormal behavior is caused by evil spirits reflect which approach? Evil spirits की बात हो रही है तो मूवी से याद रखो सुपरनैचुरल हॉरर वाली सुपरनैचुरल। बायोलॉजिकल तो बॉडी के केमिकल्स एंड जीन्स एंड इस सब के बारे में बोलता है। साइकोलॉजिकल बोलता है हमारे इमोशन, स्ट्रेस वगैरह के बारे में। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज द अप्रोच इन काउंसलिंग साइकोलॉजी जिसके अंदर वी प्रेफर द ग्रोथ ऑफ द पर्सन सो दैट वो एक फुलफिलिंग पर्सन बन सके। सो द आंसर इज सुपरनैचुरल। Viewing abnormality as a deviation from social norms means behavior is abnormal when it causes physical illness. देखो इसके अंदर हमने देखना डेविएशन। डेविएशन मतलब जब वो सोसाइटी से अलग है, तो इसमें से वो कौन सा हो गया? स्टेटिस्टिकली रेयर नहीं होगा, बायोलॉजिकल फंक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, फिजिकल इलनेस ऑल्सो ना बात नहीं होगी। इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कल्चरल एक्सपेक्टेशंस इज द राइट आंसर। ओके, द मॉडर्न बायोसाइकोसोशल मॉडल एक्सप्लेन्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एज, हमने क्या मॉडल बनाया था? बायो साइको सोशल। तो ये क्या है? ये एक these are interconnected integrated models where these three things are interacting. तो interaction of these three things, spiritual weakness नहीं होगा। ये हमारे पहले वाले मॉडल के अंदर है जब हम डेमोनिक प्रेजेंस के बारे में बात करते थे। रिजल्ट्स ऑफ सोशल लर्निंग भी नहीं होगा, ये लर्निंग वाली चीज होगी। caused only by genetics, ये बायोलॉजिकल वाली चीज होगी। so interaction is the answer. The term stigma in mental health refers to मेडिकल डायग्नोसिस नहीं,
वो सिंपली हम डायग्नोसिस बोलते हैं जब किसी को एक डिसऑर्डर डायग्नोस हो गया। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं, वी क्लासिफाई डिसऑर्डर्स, तब हम उनको कोई नाम दे देते हैं, कोई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ इलनेस नहीं। सोशल डिसअप्रूवल एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मेटाइज करना किसी को, स्टिग्मा किसी के ऊपर लगाना, उनको लेबल करना, दैट इज जिसकी वजह से उनको सोशल डिसअप्रूवल या फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, सो दैट इज स्टिग्मा। So thank you so much for watching and stay connected to these classes. For today this is it and अभी हम ये वाला chapter next में continue करेंगे. So keep learning, keep growing.